हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस के चैप्टर 2 पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर हम लोगों ने अच्छे से फ्यूल को स्टार्ट कर लिया था और फ्यूल के 3 प्रिंसिपल को अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्योर डिस्क्रिप्टिव मिल रहा है, कंटेंट अच्छा है और आपके केस स्टडी के हिसाब से 12th के रिलेवेंट चीज़ें मिल रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, लोगों को और बता सकते हैं, उनके भलाई के लिए भी आ सकती है वीडियो, क्योंकि ये पढ़ाई जो है वो सबके लिए है। ठीक है, तो ज्ञान सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। आज हम लोग आगे का कवर करेंगे। आगे हमें आज क्या देखना है, तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो केवल कवर किया है ना, वो केवल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और फ्यूल हमारा चल रहा है। ठीक है, फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्यूल में कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए, आइए देखते हैं। चलो, तो हमने बोला था फ्यूल क्या थे, फ्यूल के प्रिंसिपल्स 14 कितने थे, फिर हमने डिवीजन ऑफ वर्क को अच्छे से कवर किया, फिर हम लोगों ने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कवर किया, हम लोगों ने लास्ट जो था वो डिसिप्लिन अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो आज जो हमारा होगा वो यूनिटी ऑफ कमांड होगा। यूनिटी ऑफ क्या होगा, कमांड होगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए पहले समझते हैं, फिर यहाँ बात करेंगे। ठीक, चलो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है आप समझना। जैसे मान लो कि एक मैनेजर है, केवल एक मैनेजर है और उसने क्या किया ना, सबको डायरेक्शन देना चालू किया, सबको डायरेक्शन देना चालू किया, हर एक पर्सन को। ठीक है, तो आप बोलोगे इनमें जो कमांड देने वाला है ना, इनमें जो कमांड देने वाला है वो कोई केवल एक पर्सन है, 1 पर्सन है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको 12th पास होना हो, गाइडेंस अगर 100 टीचर मिलकर दे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 12th अगर पास करना है आपको तो गाइडेंस आपको एक जगह से मिलनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हो जो कमांड आ रही है वो केवल एक जगह से आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, एक जगह से। वही आपका यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि केवल एक जगह से ही आपको क्या आना चाहिए ना, डायरेक्शन मिलना चाहिए। डायरेक्शन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, डायरेक्शन। या आप कैसे, डायरेक्शन छोड़ दो, आप यहाँ ये समझो। ठीक है, कमांड मतलब क्या होता है कि केवल एक ही जगह से आपको टास्क मिलना चाहिए। टास्क केवल ना कोई एक ही पर्सन देगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपका मैनेजर है तो आपको उसने क्या कर दिया, टास्क दे दिया, भैया ऐसा है आपको 10 करोड़ का टर्नओवर इस साल क्या करना है ना, कंप्लीट करना है। सब वर्करों से एक साथ उसने बोल दिया, तो सबने बोला यार चलो ठीक है, हमारे मैनेजर ने बोल दिया है और हमें एक टास्क मिल चुका है, हमें ये कंप्लीट करना है। कल एक मैनेजर और आ गया दूसरा, उसने बोला भैया इस बार हमें 20 करोड़ का टर्नओवर कैश करना है। वर्कर कंफ्यूज हो गए कि हम इसकी बात सुने कि इनकी बात सुने। तो ये कहा जाता है कि लीड केवल कोई एक ही करेगा, वो होगा अपना लीडर होता है। और अपना लीडर क्या होगा ना, वही एक है जो अपने वर्कर को या अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, वो उनको मोटिवेट भी करता है। ठीक है, उनको टास्क भी प्रोवाइड करता है। और ऐसा करने से क्या होता है ना, वर्कर अपने काम को बढ़िया एफिशिएंट एंड इफेक्टिव करते हैं। मतलब कम से कम समय में, इफेक्टिव मतलब कम से कम समय में, इफिशिएंट मतलब कम से कम रिसोर्सेज में, मिनिमम कॉस्ट में अच्छी रिसोर्सेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि कमांड ही केवल एक जगह से मिल रहा है, हर जगह से नहीं मिल रहा है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप। अपने फ्यूचर कंसल्टेंसी के लिए कहीं और जाओगे, वो अलग सलाह देगा। एक के पास है वो अपना अलग सलाह देगा, वो अलग सलाह देगा। मतलब हर कोई एडवाइस अलग देता है। अब कमांड आपको कंपनी में 2 या 3 लोग से मिलने लग जाए तब कंफ्यूज होगे कि आपका गोल क्या है। ठीक है, कमांड अगर देने वाला कोई एक होता है तो आपको अपना गोल भी क्या होता है ना, क्लियर होता है। गोल भी क्या होता है, आपको अपना क्लियर होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कमांड देने के। तो कमांड देने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, फायदे क्या होंगे। अच्छा, फायदे क्या हो सकते हैं, तो आप बोलोगे देखो हमारे इनके जो फायदे हो सकते हैं, पहला ये कि अगर डायरेक्ट कमांड हमें एक जगह से मिल रही है, कमांड अगर एक जगह से मिल रही है तो उस कमांड को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम उस कमांड को अच्छे से समझ सकते हैं। वो कमांड कौन देगा, तो हमारा लीडर होता है, वो हमें लीडर देगा और हमें क्या करेगा, वो मोटिवेट भी कर सकता है, तो मोटिवेट भी करता है। एक ही जगह से बार बार सुनते रहोगे तो आपको क्या करेगा ना, अच्छे से आपके माइंड को स्टडी कर सकेगा आपका मैनेजर। उस हिसाब से आपको क्या देगा ना, टास्क देगा। तो टास्क आपके एबिलिटी के हिसाब से आपको देगा, आपके एबिलिटी के हिसाब से आपको टास्क देगा, क्योंकि आपके मैनेजर को पता है आप ये काम कर सकते हो। आपके माइंड स्टडी को अच्छे से जानता है कि हाँ यार ये मेरा ही सबऑर्डिनेट है, ये ऐसा काम कर सकता है, उसको वही टास्क दूंगा। उससे आप मोटिवेट भी होंगे
आप उससे मोटिवेट भी होंगे और आप अपने मैनेजर की बातों को, यानी कि आप अपने सुपरवाइजर, जो आपके सुपरविजन जानते हैं ना, जो आप पे निगरानी रखते हैं, ठीक है, जो आपके मैनेजर हैं, वो क्या करेंगे ना, उन पे आपका अच्छा खासा ट्रस्ट भी बनेगा। क्योंकि भाई कोई और तो नहीं कहने आ रहा है, केवल एक ही बंदा है जो बार बार आपको कमांड दे रहा है, तो आपको उनके बातों पे क्या होगा ना, बिलीव होगा, विश्वास होगा। ठीक है, तो हमारे से फायदे क्या निकले तो आप समझिएगा। हमारे जो इनके फायदे निकले यहाँ से आप देखिएगा। चलो, पहला तो मैंने बोला वर्कर क्या होगा ना, इफेक्टिव तो होगा ही, साथ में एफिशिएंट भी हो जाएगा, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, वर्कर क्या करेगा ना, अगर वो बार बार कमांड करेगा, या मान लो मैनेजर अगर बार बार कोई बातें अपने वर्कर को कह रहा है, वर्कर को अगर वो कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो वर्कर क्या करेगा ना, उस चीज़ को अच्छे से समझेगा, तो वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या करेगा ना, पूरा कर लेगा। तीसरी बात, अगर ऐसे ही एक ही जगह से कमांड मिलता रहा तो कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। भैया बातचीत अच्छा होगा, कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होगा। बोलो, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। अरे अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो कंपनी का डेवलपमेंट होगा, कंपनी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। आप समझ रहे हो ना, सारी बातें लिंक है एक दूसरे, सारी बातें क्या होती हैं, लिंक होती है। तो आप आराम से बोल सकते हो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट कई लोगों को हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल। तो आपको ये याद रखना है, कि कमांड अगर एक जगह से मिलता है तो उसमें ग्रोथ सबकी छिपी हुई होती है। उसमें ग्रोथ क्या होती है ना, सबका डेवलपमेंट, सबका सर्वाइवल, सबका प्रॉफिट मोटिव, सबका छिपा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने देखा भी यहाँ पे, समझने के लिए आपको समझाया मैंने अच्छे से। चलो, तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आ गई। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या करना है आप समझना। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या शो करता है आपको समझ में आ गया ना। सारा बात क्या कर रहा है कि एक लीडर है जो अपने वर्कर को क्या कर रहा है ना, लीड कर रहा है। बस केवल एक ही जगह से हमें क्या मिल रहा है ना, कमांड मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, एक जगह से हमें कमांड मिल रहा है। ठीक है ना, कमांड बोल, ये मेन लीडर है, इन सबको क्या कर रहा है ना, कमांड कर रहा है, सबको कमांड कर रहा है, सबको अपनी बातें कह रहा है कि हमें इतना टारगेट करना है, हमें इस बार इतना अचीव करना है। ये सारी बातें कौन बता रहा है, तो हमारा क्या है, मैनेजर है। तो याद रखना, कमांड केवल एक ही जगह से फ्लो होना चाहिए, हर जगह से नहीं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, जैसे मान लो स्कूल वगैरह पढ़ते हैं तो टीचर खड़ा होकर मान लो बिजनेस पढ़ा रहा है, तो एक टीचर हो गए 40 बच्चों को कमांड दे। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस पढ़ा रहा है तो बेटा ऐसा स्ट्रेटजी से पढ़ो, है ना, क्वेश्चन को टैकल करने का ये तरीका है, ऐसे आप पढ़ो। कल 2 घंटे बाद पता दूसरा टीचर आया, बोला नहीं ऐसा करो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैनेजर एक होना चाहिए, लीडिंग एक होना चाहिए, लीडर एक होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, कंपनी में ग्रोथ होती है। कंपनी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो आपकी बातें अच्छे समझ में आ गई होगी, यूनिटी ऑफ कमांड। चलो अगला देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअली में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, आपको ग्राफ से देख के समझ में आ रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है, देखो आप समझो यहाँ पे कि वर्कर ना एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। देखो सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे। वन वे होना चाहिए, वन वे डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कंपनी के अंदर काम कर रहे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्कर, प्रत्येक मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट जो होंगे वन वे डायरेक्शन में काम करेंगे। वन वे डायरेक्शन में काम करने के फायदे क्या हैं, तो आप देखो यहाँ पर, चलो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फायदे क्या है, तो आप बोलोगे अगर सब लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। क्या है, कोऑर्डिनेशन है। और दूसरा कारण बताओ कि वो आपस में एक साथ, डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, मान लो कंपनी का कोई गोल है, तो कंपनी का भैया गोल जो है अकेले किसी के बस का तो नहीं होता। तो कंपनी के अंदर जितने भी लोग होंगे सब एक ही गोल की ओर डायरेक्शन में काम करेंगे, सब, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो केवल कोई इंडिविजुअल वर्कर हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, हर किसी का गोल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसी गोल पे सबको काम करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन शो करती। तो आप बोलो गोल क्या होना चाहिए ना, सबका सेम होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो गोल टूवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। अपने मकसद को पाने के लिए सबको काम करना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में काम करने का मतलब क्या है, कमांड कोई भी दे, कहीं से भी मिले, लेकिन मकसद सबका एक होना चाहिए। जैसे 12th पास होना हर किसी बच्चों का सपना होता है, तो वो अलग अलग टीचरों से कमांड पाते हैं, लेकिन सबका डायरेक्शन एक होता है, 12th पास होना। चाहे लाखों बच्चों करोड़, सबका मकसद होता है 12th को पास करना। तो डायरेक्शन सबका सेम हो सकता है, कमांड कहीं से भी मिल रहा हो, डायरेक्शन सबका सेम होता है। तो इससे क्या होता है, तो आप बोलो कंपनी की ग्रोथ होती है, क्योंकि सबका एम जो है ना कंपनी की ग्रोथ पर टिकी है। ठीक है ना, ग्रोथ कराएंगे तो उनका ग्रोथ होगा, यही चीज़ तो है। चलो
तो डायरेक्शन में काम करते हो तो कंपनी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। चौथी बात, उनका अपना पर्सनल भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भैया कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका डेवलपमेंट होगा। पर्सनल के साथ साथ यहाँ पे ना सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बस कंपनी के मोटिव के लिए आप काम किए जा रहे हो, सिर्फ उसी डायरेक्शन पर ध्यान दे रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भूल चुके हो, तब तो गलत है। तब तो क्या है यहाँ पे गलत है। तो आप बोलोगे अगर आप एक डायरेक्शन में काम करते हो तो कंपनी का सर्वाइवल, प्रॉफिट और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा शो करता है कि अगर आप एक दिशा में चल रहे हैं, सारी कंपनी अगर एक ही दिशा में चल रही है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव यानी अपने गोल को वो अच्छे से रिसीव कर लेगी। तो आप बोलोगे कैसे अचीव कर लेगी, तो आप बोलोगे मिनिमम टाइम में। किस में कर लेगी? मिनिमम टाइम में। चलो, तो अगर डायरेक्शन में काम करते हैं तो मिनिमम टाइम में क्या करेगी कंपनी? अपने गोल को क्या कर लेगी ना, अचीव कर लेगी। ठीक है, ऐसा तब कर पाएगी जब वहाँ के वर्कर क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे और क्या होंगे? एफिशिएंट। तो वर्कर ही नहीं, पूरा मैनेजमेंट अगर वहाँ का इफेक्टिव और एफिशिएंट है तो काम अच्छा हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पे आराम से यहाँ पे समझ गए होंगे। यूनिटी डायरेक्शन मतलब क्या होता है? यहाँ पे सब एक दिशा में काम करेंगे तो उनका भी भला होगा और कंपनी का भी फायदा होगा। ऐसा किसने कहा है? तो फ्यूल साहब ने कहा है कि अगर पूरी कंपनी एक गोल की तरफ भागे, आप भी अपने जीवन में लक्ष्य एक ही बनाओ। ठीक है, बार बार बदलने रहने से ना जिंदगी बदल जाएगी लेकिन सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो कोशिश करो लक्ष्य एक बनाओ, ताकि एक ही डायरेक्शन में काम करोगे, लगातार करते रहोगे, परिश्रम करते रहो, एक दिन करके आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, आपको यही समझा दे रहा हूं मैं। चलो, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो समझो आप। चलो, सबऑर्डिनेट देखो क्या लिखा है यहाँ पे। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्कर कंपनी में काम कर रहा है, कल कंपनी में कोई मुसीबत आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप पहले अपना फ़ायदा देखोगे बाद में कंपनी का। आप याद रखना, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। तो वहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि हमको अपना फ़ायदा छोड़कर कंपनी के साथ लगे रहना है मुसीबत आने पर, ताकि कंपनी सर्वाइवल करेगी तो आने वाला भविष्य भी हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। कंपनी का ही अगर आप साथ छोड़ दोगे तो अर्निंग कैपेसिटी आपकी वहीं से थी, आपका पूरा सर्वाइवल मोटिव उसी पे टिका था। अगर वही नहीं रहा तो आपकी ज़िंदगी किस काम की? कोई काम की नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब अपना पर्सनल छोड़ दो, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कंपनी के इंटरेस्ट यानी कंपनी के फायदे के लिए सोचना है। कल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कंपनी के अंदर अगर आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में आ जाए, चाहे पॉलिसी को लेकर, चाहे डिमोनेटाइजेशन को लेकर, किसी भी चीज़ को अगर लेकर आ जाए, तो उस वक्त आपको अपना फ़ायदा छोड़कर कंपनी का फ़ायदा देखना है। ऐसा नहीं कि आप उस समय बोल लगे भैया हमको बोनस दो, भैया हमको कमीशन दो। अरे कंपनी खुद लॉस में चल रही है, बड़े मुश्किल से आपको सैलरी दे रही है, फिर भी आपको बोनस चाहिए। उस समय आपको कंपनी को क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप? तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं मतलब और ओवर टाइम, पार्ट टाइम सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, देखो ओवर टाइम कर सकते हो आप। ओवर टाइम करके कंपनी को क्या कर सकते हो? और इंक्रीमेंट करा सकते हो, इनको और ग्रोथ को बढ़ा सकते हो और डेवलपमेंट करा सकते हो। तो उस समय आपको अपना इंटरेस्ट छोड़कर कंपनी का इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर आपने अपना इंटरेस्ट उस समय भी देखा तो कंपनी जो लॉस में जा रही थी वो और लॉस में जाने लग जाएगी और एक दिन कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जिस कंपनी पर आप डिपेंड थे वो कंपनी ही रह जाएगी, तो फिर आपका सर्वाइवल मोटिव कहाँ से पूरा होगा? हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोशिश करें कि कंपनी इंडिविजुअल पर्सन को अपना इंटरेस्ट छोड़कर हमें जनरल इंटरेस्ट मतलब कंपनी के इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब कंपनी के फायदे पर या नुकसान पर ध्यान देना है। कंपनी लॉस चल रही है तो साथ देना है, अगर प्रॉफिट चल रही है तो वो खुद ही आपका साथ देना। आप उसका साथ दोगे मुसीबत में तो वो आपको देगा, यही चीज तो करेगा कंपनी। चलो अगला, चलिए रिम्यूनरेशन क्या होता है? तो आप समझे रिम्यूनरेशन क्या होता है। सबसे पहली बात है रिम्यूनरेशन का मतलब आप समझो। कंपनी में अगर दो वर्कर होते हैं, दो, ठीक है, एक ए है और एक क्या है? बी है। ये बहुत एफिशिएंट काम करता है। क्या करता है? बहुत एफिशिएंट काम करता है। चलो माना एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों काम करता है, ठीक है, और ये बंदा भी ठीक है थोड़ा सा लेजी है लेकिन काम करता है। दोनों ने 4 आवर यानी 4-4 घंटे काम किए, लेकिन एक बात है, दोनों को काम करने में अंतर है।
ये बंदा लगातार क्या होता ना, काम करता गया 4 घंटे लगातार किया, बिना रेस्ट का किया। और ये भाई साहब ने काम ही नहीं किया, इन्होंने प्योर रेस्ट लिया, प्योर रेस्ट लिया। शाम को इनको और इनको, इवनिंग टाइम में इनको और इनको, जो हमारा मैनेजर था, हमारा ओनर था, जो भी था, उसने क्या किया ना, दोनों को सेम पेमेंट किया, सेम पेमेंट किया। आप बताओ मेरे को, इसने पूरा जी जान लगा के मेहनत की और इसने कुछ किया ही नहीं। आप बताओ क्या इन दोनों के काम में कोई फ़र्क नहीं था? था। क्या इन दोनों के समय में कोई फ़र्क था? नहीं था। इसने आराम किया, इसने आराम नहीं किया, लेकिन शाम को जो आप पेमेंट कर रहे हो सेम कर रहे हो। तो पता है यहाँ पे क्या होगा? थोड़ी सी बगावत होगी यहाँ पे। ए बोलेगा अगर ऐसी बात है तो कल से मैं भी रेस्ट करूँगा, क्योंकि कंपनी जो चलती है ना, वो रेस्ट करने वाले पर्सन से नहीं चलती है। इफेक्टिव और एफिशिएंट जो होते हैं उनके वजह से कंपनी क्या करती है ना, सर्वाइवल हो जाती है, वही कंपनी आगे चल के ग्रोथ करती है, वही अपना नाम कमाती है। तो कहने का मतलब रेम्युनरेशन के सिस्टम को बदलो। तो उन्होंने क्या कहा कि रेम्युनरेशन को आज से हम देंगे इंसेंटिव वेजेस। रेम्युनरेशन को हम लोग कैसा देंगे? तो इंसेंटिव वेजेस देंगे। इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि जो जितना एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा, उसको उस हिसाब से काम का पैसा मिलेगा। मतलब टाइम मैटर नहीं करता, आपको रिसोर्सेज दिया जाएगा प्लस टाइम भी दिया जाएगा, बाउंड किया जाएगा। और उस समय में जितने रिसोर्सेज आप बना लोगे, 1 बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब ये वाला बंदा क्या करेगा? अब तो मेहनत करके कमा जाएगा, ये लेजी है, वो बैठा रहेगा, एक भी आउटपुट नहीं बनाएगा। एक भी अगर आउटपुट बनाया नहीं, कोई गुड्स बनाया ही नहीं, तो शाम के कितना भी कुछ ना कहे, इसको पेमेंट मिलने वाला ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? रेम्युनरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी मतलब ये वाला इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी का मतलब भैया ये इंसेंटिव वाला इक्वलिटी होना चाहिए। जिसकी जितनी मेहनत होनी चाहिए उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। इसलिए आजकल देखते हो घर वगैरह जो बनता है स्क्वायर फीट पे बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर फीट पे। पहले क्या होता है, ऐसे पैसे देख कर लेते थे। अब क्या होता था कि भैया आप घर बना लो, हम मेजरमेंट कर लेंगे, जितना पैसा आपका निकलेगा हम आपको दे देंगे। हमें दिन से मतलब नहीं, हमें रिसोर्सेज बनाए, हमने अच्छा दिया है, आप बनाइए, गुड्स को बनाइए, सब कुछ बनाइए। तो वर्कर को भी कंपनी ये कहती है कि आपको हमने दे दिया, आप बनाओ, जितने ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, नहीं बनाओगे कुछ नहीं मिलेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे बहस भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। तो कल से हम लोग सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फिर स्प्रिट डे कॉप्स, ऐसा करके कल हम पूरा खत्म कर लेंगे। तो आपके फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप पूरा वीडियो आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोशिश से करिए, दोस्तों को बताइए जाके, ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छी से आता है। इसलिए एक एक करके 2-2 करके 3-3 प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ। बहुत बर्डन नहीं ले रहा हूँ, एकदम क्लियर कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, घर वालों के साथ रहिए। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।